दिल्ली के ईडी दफ्तर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी से 8 घंटे से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। के कविता को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन किया था। सुबह 11 बजे के कविता ईडी दफ्तर पहुंच गई और 11:30 बजे से ईडी ने के कविता के सामने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े एक सवाल पूछना शुरू किया। ईडी की चार्जशीट में के कविता साउथ लॉबी को लीड कर रही थी। ईडी के कविता से 100 करोड़ के किकबैक के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। कैसे हवाला के जरिए विजय नायर को पैसे दिए गए, विजय नायर ने नई आबकारी नीति दिल्ली में कैसे लागू करवाई, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब के कविता ईडी के दफ्तर में दे रहे हैं। वहीं दिल्ली टू हैदराबाद में सियासत भी तेज हो रही है। इस घोटाले में एक नया प्रयोग सामने आया है। नॉर्थ इंडिया की पार्टी को साउथ इंडिया की पार्टी से फंडिंग मिली। नॉर्थ में करप्शन हुआ, साउथ से ट्रांजैक्शन हुआ। उत्तर और दक्षिण की लॉबी को जोड़ने वाले मिडिल मैन एक्टिव हुए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अलग अलग होटल्स में मीटिंग हुई, अलग अलग फोन नंबर, सिम कार्ड इस्तेमाल हुए। इन सारी कड़ियों को जोड़ने में देश की 2 बड़ी एजेंसियां जुटी हुई हैं। आंदोलन से निकलने का दावा करने वाले देश के 2 मुख्यमंत्री इन दिनों 2 एजेंसियों के रडार पर हैं। केजरीवाल से शुरू हुआ मामला केसीआर तक पहुंच गया है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। फाइनली ईडी के सामने के कविता की पेशी हो ही गई। सुबह 11 बजे तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ हुई। के कविता ईडी के सामने पहली बार पेश हुई। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले में 12 दिसंबर 2022 को के कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ईडी के सामने पेश होने से पहले हैदराबाद के बीआरएस भवन में बैठकर परिवार की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तेलंगाना के सीएम और कविता के पिता केसीआर, कविता के भाई और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटीआर शामिल हुए। बीआरएस के बड़े नेता भी मीटिंग में मौजूद थे। यह मीटिंग शुक्रवार शाम को करीब 3:30 बजे शुरू हुई। मीटिंग करीब शाम के 6:30 बजे तक चलती रही। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 घंटे की मीटिंग में के कविता के ईडी के सामने पेशी को लेकर बात हुई। कविता से ईडी पूछताछ करती ठीक उसके एक दिन पहले केसीआर की अध्यक्षता में बीआरएस की बड़ी बैठक हैदराबाद के बीआरएस भवन में हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए पार्टी के नेताओं को कि कविता की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन पार्टी में जोश और एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि पार्टी में एकजुटता दिखानी चाहिए और कविता को लेकर जिस तरीके से मामले उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए और कड़ी तरीके से हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और साथ ही में ये भी कहा कि अभी समय से पहले चुनाव नहीं होंगे, लेकिन समय पर जो चुनाव होंगे उसकी तैयारी पहले से की जाए और भाजपा से इस बार लड़ना नहीं है बल्कि उनको इस बार सफा चट कर देना है। शुक्रवार को हैदराबाद भवन में बैठकर जो मंथन हुआ उसका नतीजा ये निकला। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक बीआरएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। के कविता के समर्थन में प्रोटेस्ट करने लगे। जांच एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाने लगे। हम लोग जो ये मुद्दे पे का उठाया है वो मुद्दे को सपोर्ट करते हुए हम परसों ही पहुंचे थे। कल पूरा मीटिंग दिन भर था, उसके बाद हम लोग माका के सपोर्ट करने इधर आए। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको ईडी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। आप की कविता का समर्थन करते हैं? हाँ, मैम से कविता का समर्थन करने के लिए आए हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो है फंसाया गया है, इसीलिए कविता का हमेशा हम सपोर्ट करते हैं। ईडी के बारे में नहीं, हम कविता का के सपोर्ट करने आए इधर। फंसाया गया है उनको। उनकी समर्थन कहाँ से आ रहा है? हम हैदराबाद से, तेलंगाना से है। हैदराबाद से आ रहे हैं। पहले तो बात यह है कि केंद्र सरकार का हमेशा यही धोरण चलते रहा है। जो भी आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ में या तो ईडी या सीबीआई के जरिए उनसे बदला निकालने की कोशिश की जा रही है। बल्कि चलो गलत हुआ, उसके अंदर कोई एविडेंसेस है तो ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन यूं ही कीचड़ उछालना वो गलत बात होती है। देखिए, ये एक एजेंसीज जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, ये बस एक बीजेपी के वर्कर के जैसी काम कर रहे हैं। ये स्टेट की बात नहीं है। इंडिया में आज ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सोचना होगा कि ये कंट्री को कहाँ ले जा रहे हैं। हैदराबाद से बीआरएस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे।
तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को समर्थन करने के लिए। तो वहीं केसीआर के दोस्त हैदराबाद वाले भाईजान ट्विटर पर एक्टिव हो गए। पहले तो मुसलमानों की बात की, फिर दोस्त की फैमिली की फिक्र सताने लगी। केसीआर से ओवैसी का कैसा कनेक्ट है उसे उनकी सोशल मीडिया की टाइमलाइन से समझा जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिन रात पानी पी पी कर कोसने वाले ओवैसी ने के कविता का खुलकर समर्थन वाला पोस्ट किया। वही के कविता जिनकी मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले से लिंक बताए जा रहे हैं। हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी राजस्थान दौरे पर हैं। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन नजर दिल्ली और हैदराबाद दोनों पर है। दिल्ली टू हैदराबाद। दिल्ली के शराब घोटाले में साउथ की लॉबी कैसे इन्वॉल्व हुई, जिसकी वजह से तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी के सामने पेश होना पड़ा, तो पहले इसे समझिए। ईडी की 58 पन्नों की जो चार्जशीट है उसके पेज नंबर 33 को गौर से देखिए। पेज नंबर 33 में, जिसमें 17/8/2021 को किए गए व्हाट्सएप मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है। सामने से देखने में कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन ईडी का दावा है कि इसके भीतर दिल्ली शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत का अहम सबूत 10 अक्षर और 3 शब्दों में बंद है। ये 3 शब्द हैं वी नीड मनी, जिसमें वी कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। ईडी ने एक आरोपी बुच्ची बाबू को 23 फरवरी 2023 को दिए गए बयान के हवाले से दावा किया है कि ये कैपिटल वी ही विजय नायर है, जो कि पैसे मांग रहा है, और मनी का मतलब है वो पैसा जो साउथ ग्रुप को आपको किकबैक के रूप में देने का करार हुआ था। बुच्ची बाबू और विजय नायर, ये दो किरदार। बुच्ची बाबू तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का पूर्व ऑडिटर है। वहीं विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का सबसे करीबी। ईडी की चार्जशीट के पेज नंबर 33 पर बुच्ची बाबू और विजय नायर, इन दोनों के नामों का जिक्र है। पेज नंबर 33 में जब हम आगे पढ़ते हैं तो 24/8/2021 को भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र होता है। I tried for 33 Sami, 33 for you and 33 madam. Actually will try again. इसमें मैडम का मतलब के कविता, यू का मतलब राघव और समी का मतलब समीर महेंद्रू है। दिल्ली शराब नीति से दिल्ली के लोगों का नुकसान हुआ और रिटेलर से लेकर थोक विक्रेता दोनों को फायदा हुआ। के कविता से पहली बार विजय नायर इसी होटल में मिला था। यहीं विजय नायर ने के कविता को बड़े मुनाफे का वादा किया। ईडी का आरोप है कि हैदराबाद के इसी होटल में शराब घोटाले के आरोपी और किंगपिन विजय नायर ने साउथ कार्टेल के लोगों से मुलाकात की और इस घोटाले की स्क्रिप्ट रची। उन पर आरोप ये भी है कि 2021 मार्च 19 और 20 तारीख में वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता से मिला और इस डील में फायदा ही फायदा दिलाने का भरोसा दिलाया। हैदराबाद के कोहिनूर होटल में मीटिंग करके विजय नायर ने डील पक्की की। ईडी के चार्जशीट में दिल्ली के गौरी अपार्टमेंट का भी जिक्र है, जिसमें साउथ लॉबी के अरुण और अभिषेक से विजय नायर की मुलाकात का दावा किया गया है। ईडी का आरोप है कि विजय नायर दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम का भरोसामंद बताते हुए खुद को साउथ लॉबी से मुलाकात की और उन्हें शराब के थोक और रिटेल में हर तरह की मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया, जिससे के कविता का विश्वास जीता जा सके। साउथ लॉबी में कौन कौन था, विजय नायर की डील किसके साथ हो रही थी, इसे भी समझना जरूरी है। साउथ लॉबी में शरत रेड्डी, मगुंता रेड्डी, राघव मगुंता और के कविता थे, जिन्हें अरुण पिल्लई, अभिषेक बेनीपल्ली और बुच्ची बाबू रिप्रेजेंट कर रहे थे। मनीष सिसोदिया की ओर से डील कर रहा था विजय नायर। साउथ के ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए एडवांस में किकबैक विजय नायर को दिए, जिसके बाद नई पॉलिसी में होलसेलर के मार्जिन को 6% से 12% कर दिया गया। 12% में से 6% पैसा काले धन के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं तक जाना तय किया गया और रिटेलर को 185% मार्जिन के साथ नई आबकारी नीति को लाया गया। दिल्ली और हैदराबाद के बीच ये डील कैसे हो रही थी, कैसे शराब नीति को बनाया गया, इसे भी समझना जरूरी है। विजय नायर जो मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधि था, तो दूसरी तरफ साउथ लॉबी थी। साउथ की लॉबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए की किकबैक दी गई, तो विजय नायर की तरफ से L1 होलसेल में हिस्सेदारी का भरोसा दिया गया। रिटेल जोन में नियंत्रण का ऑफर, साउथ ग्रुप को कर्टलाइजेशन का ऑफर दिया गया। इंडो स्पिरिट्स को होलसेल की मंजूरी दी गई, मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी दी गई। होलसेल में इंडो स्पिरिट्स के समीर ग्रुप ने 65% हिस्सेदारी साउथ लॉबी को दी।
जिसके बदले में 6% रिश्वत ली गई। करीब 33 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली। साउथ ग्रुप को 32 रिटेल जोन में से 9 रिटेल जोन दिए गए, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साउथ ग्रुप से ही कंट्रोल हो रहे थे। 9 रिटेल जोन देने के बदले 4.35 करोड़ की रिश्वत वसूली गई। करीब 60 करोड़ रुपए बकाया है। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया जेल पहुंच चुके हैं। तो तेलंगाना की सीएम की बेटी के कविता पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। आरोप भ्रष्टाचार का है। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, तो 24 के लिए भी केसीआर लगातार गोलबंदी कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2019 तक केसीआर प्रो बीजेपी थे। सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी का समर्थन करते थे। संसद में कोई अगर बिल पास होता था तो या तो समर्थन करते थे या फिर न्यूट्रल होते थे, विरोध तो बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन अब केसीआर मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। जनवरी में खम्मम में केसीआर ने बड़ी रैली की थी, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक सब पहुंचे थे। अप्रैल में केसीआर तेलंगाना में एक और बड़ी रैली करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें विपक्ष के बड़े नेता मंच पर दिखाई दे सकते हैं। केसीआर मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी तेजी से पैर पसार रही है। तेलंगाना में जब से बीजेपी ने बंदी संजय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो लगातार केसीआर पर हमला कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का बढ़ता ग्राफ केसीआर के लिए परेशानी बना हुआ है, क्योंकि केसीआर के सामने पहले तेलंगाना का विधानसभा चुनाव है, फिर 24 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में परिवार पर करप्शन वाले दाग चुनाव में मुसीबत बन सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।